तो आज के डीप डाइव के लिए हमारे पास एक कमाल का राजनीतिक विश्लेषण है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भारत की मौजूदा राजनीति को समझाने के लिए इन्होंने फिजिक्स का सहारा लिया है। बिल्कुल। रिपोर्ट जो है वो 2025 के भारत की दो तस्वीरों को आमने सामने रखती है। एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी और उनका विश्व गुरु का विजन, जिसे रिपोर्ट अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कह रही है। मतलब एक मजबूत केंद्र जो सब कुछ अपनी ओर खींचकर एकजुट रखता है। हाँ, और दूसरी तरफ है राहुल गांधी का राज्यों का संघ का विचार, जिसे रिपोर्ट ने नाम दिया है गति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ मोशन। अच्छा, मतलब अगर हर हिस्से को अपनी गति से चलने की आजादी दी जाए तो पूरा सिस्टम अपने आप मजबूत हो जाएगा। आज हम इसी खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये विश्व गुरु वाली बात, जिसे अब सरकार विश्व बंधु कहना पसंद करती है, ये असल में है क्या? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक नारा नहीं है। गुरु से बंधु में ये जो बदलाव है, ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया को सिखाने की बजाय एक बराबरी का भागीदार बनना चाहता है। और इसके कुछ ठोस उदाहरण भी होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे G20 की सफल अध्यक्षता, वसुधैव कुटुंबकम का नारा या फिर UPI जैसी भारतीय टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में फैलाना। ये सब उस अभिकेंद्र बल के उदाहरण हैं, जहां दिल्ली से एक मजबूत ब्रांड इंडिया को दुनिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये सिर्फ विदेश नीति नहीं है? नहीं, ये एक आधुनिक और कुशल न्यू इंडिया की घरेलू छवि भी बनाती है। और इसमें 2025 की वो अंतरिक्ष वाली बड़ी छलांग भी शामिल है ना? रिपोर्ट में स्पेडेक्स का जिक्र है, स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने का प्रयोग, और वो NISR सैटेलाइट भी। हाँ, जो नासा और इसरो मिलकर बना रहे हैं। ये सब भारत को एक बड़ी अंतरिक्ष शक्ति के तौर पर स्थापित करता है। लेकिन यहीं पर विश्लेषण एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है, जो विपक्ष भी पूछ रहा है। क्या? कि क्या ये सब सिर्फ एक शानदार मार्केटिंग है, या इससे वाकई देश के आखिरी नागरिक तक कोई फायदा पहुंच रहा है? बिल्कुल। और इसी सवाल से कहानी का दूसरा पहलू खुलता है, मतलब राज्यों का संघ का विचार। ये इन वैश्विक उपलब्धियों को खारिज नहीं करता है ना? नहीं, वो नहीं करता। वो बस ये पूछता है कि जब देश के अंदर मणिपुर जैसा संकट हो या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो, तो इस चमक का क्या मतलब है? ये वही गति की स्वतंत्रता वाला सवाल है। क्या केंद्र की ताकत राज्यों की परेशानियों को अनदेखा कर रही है? और यहाँ पर आर्थिक असमानता का मुद्दा सबसे बड़ा है, जिसे विश्लेषण में के आकार की रिकवरी कहा गया है। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब या तो वही है या और बिगड़ रही है उनकी हालत। इसका सबसे सटीक उदाहरण तो शायद गिग इकोनॉमी है ना? सरकार इसे स्वरोजगार और उद्यमिता के तौर पर दिखती है। हाँ, लेकिन विपक्ष और कई एक्टिविस्ट इसे बिना किसी सोशल सिक्योरिटी वाला शोषण मानते हैं। और यहीं पर राज्यों के संघ का एक मॉडल दिखता है, राजस्थान वाला। हाँ, रिपोर्ट में राजस्थान के गिग श्रमिक अधिनियम का जिक्र है, जो राज्य स्तर पर इन वर्कर्स को अधिकार देने की एक कोशिश है। ये केंद्र के विजन से एक अलग रास्ता है। और यहाँ पर मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि सोच के एक गहरे फर्क का भी है। रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र करती है जिसमें उन्होंने कहा कि वो जैविक रूप से पैदा नहीं हुए, बल्कि ईश्वर ने उन्हें भेजा है। और इसके जवाब में राहुल गांधी की वो तीखी प्रतिक्रिया थी कि ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति को मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाता है। तो ये तो सीधी वैचारिक टक्कर है। बिल्कुल। विश्लेषण इसे भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर एक बड़ी बहस के रूप में देखता है। एक तरफ इसरो चांद पर पहुंच रहा है और दूसरी तरफ पौराणिक कथाओं को ऐतिहासिक तथ्य बताने के दावे हो रहे हैं। ये दोनों बातें एक ही समय पर हो रही हैं। वित करे या फिर एक विकेंद्रीकृत ढांचा। रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो इस दुविधा पर आके रुकता है। वो कहती हैं कि भारत को एक ही समय पर दोनों की जरूरत है। एक तरफ वैश्विक मंच के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत पहचान जो अभिकेंद्र बल जैसा काम करे, और दूसरी तरफ अपने ही घर में शक्तियों को बांटना, ताकि हर पहिए को गति की स्वतंत्रता मिले। पर इतिहास गवाह है कि ये संतुलन साधना लगभग असंभव होता है। और यहीं पर यह विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वैश्विक मंच पर एक महान सभ्यतागत पहचान बनाने की महत्वाकांक्षा को संवैधानिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की जरूरतों के साथ संतुलित किया जा सकता है, या फिर एक को चुनने की